हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है, 61वां नंबर प्रश्न है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। ठीक है, निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? मतलब जिसमें क्या हो, इंद्रियां शामिल हो। तो नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये तो पहला वाला सही लग रहा है। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह को प्रोत्साहन करना और उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। इसमें से लगभग देखा जाए तो 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, हमको सबसे उपयुक्त पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ताकि बच्चे क्या करें, अपनी इंद्रियों से देख सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 62वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार क्या करना है, ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं? नहीं। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है? ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। मतलब ये शिक्षार्थियों को उनके बाहरी जीवन से जुड़ने में मदद करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो हमारा सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही होगा। ये होगा कि ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो 63 नंबर प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ाने के लिए। मतलब कह रहा है कि जब हम कक्ष में क्वेश्चन जो करते हैं बच्चे, वो किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो वो करना चाहिए कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, जो क्यूरियोसिटी है उनको बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छा जो ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फोर्थ नंबर यानी आज का फोर्थ और 64 नंबर प्रश्न है। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है, मतलब कि हाईवे होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर, आपको बता दें कि ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर, मान लिया कि हमारा क्या है, ये एक्स आपका घर है, इसमें 125 किलोमीटर चल गए दक्षिण की तरफ। ठीक है, 125 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर, पूर्व में 100 मीटर मतलब किधर जाएंगे, इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमको कह रहा है फिर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर, अब क्या करना है, उत्तर में 125 मीटर हम चलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 मीटर उत्तर में। ठीक है, पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं वाई पर। विद्यालय के सापेक्ष एक्स का घर कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई। मतलब कह रहा है कि आपका घर एक्स पे है, 25 गए क्या दक्षिण की तरफ, फिर 100 गए पूरब की तरफ, फिर 125 गए हैं किधर, उत्तर की तरफ। तो आपका यहाँ पे आ गया तो वाई। तो अब हमको कह रहा कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष है, विद्यालय यहाँ पे वाई है, इसके सापेक्ष एक्स का पूछ रहा हमको। तो वो घर आपका कहाँ स्थित है? तो वाई के सापेक्ष एक्स कहाँ है, पश्चिम दिशा में। कितना है, 100 मीटर ठीक पश्चिम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है। तो ये भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा फोर्थ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी 100 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई से किस दिशा में है, एक्स है, पश्चिम दिशा में, तो 100 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है आज का। वो हमारा है, तो दोस्तों हमारा आज का 5वां और 65 नंबर प्रश्न है
कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ जो होता है वो जंगल होता, मतलब किस राज्य में जो है वो जंगल को तुरांग कहा जाता है या फिर तुरांग का मतलब जंगल होता है, तो वो है हमारा झारखंड, असम, उड़ीसा और मिजोरम। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में क्या कहा जाता है, तुरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, मतलब जंगल को तुरांग कहा जाता है, ठीक है। और कौन कहते हैं, कुड़ुक, कुड़ुक भाषा वहां पे बोली जाती है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा प्रश्न है, नीचे दिया गया है, कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, मतलब जो गलत है। तो छत्ते में केवल नर मक्खियां होती है, ये गलत होगा। तो जो गलत होगा वही सही होगा। उसका प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये भी सही। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये कुछ नर मक्खियां, मतलब कुछ ही नर होते हैं, मेल्स हनी बीन होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, ये सभी सही हो जाएगा। यानी ये सभी चीजें होती है। उसके बाद क्या नहीं होता है, क्या सही नहीं, तो नर मक्खियां जो छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यही हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही गलत हो जाएगा, क्योंकि नर मक्खियां जो छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे हम व्यापारी हमारे देश में लाए। मतलब आज जो हम मिर्ची के बिना भोजन बना भी नहीं सकते, इसके लिए कहा गया इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। तो मिर्च कहाँ से लाया गया है, तो बता दें कि हरी मिर्च हो या फिर आलू हो या फिर टमाटर हो, ये कहाँ से लाया गया है, दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। आलू और उसके बाद टमाटर, ठीक है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका से। इसके बाद एक हम बता दें, अफ्रीका से क्या लाया है, कॉफी बीन्स लाया गया है, और उसके बाद भिंडी, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो लाया गया है वो कॉफी बीन्स और भिंडी लाया गया है। उसके बाद यूरोप से क्या लाया गया है, यूरोप से लाया गया है मटर, और उसके बाद हमारा क्या होता है, पत्ता गोभी। तो यहाँ पे हमें मिर्च के बारे में पूछा गया है, तो मिर्च कहाँ से आएगा, दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही करेक्ट होगा। और आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च आया है, आलू आया, टमाटर आया है, और अफ्रीका से क्या आया है, कॉफी बीन्स आया है, और उसके बाद भिंडी आया है, और यूरोप से मटर आया है, और पत्ता गोभी आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे में किए गए कार्यों पर विचार के लिए पौधों को सहारा देना सही है, रामश प्रदान करना ये गलत हो जाएगा, भोजन संचित भंडारण करना, उसका पानी और खनिजों का विश्लेषण करना। तो हमारा ACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र से निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, मतलब यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन सा नहीं है। चंडीगढ़ है, लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, ये तीनों क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ प्रदेश है। लेकिन मणिपुर हमारा क्या है, स्टेट है, राज्य है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है, बिहार और बम्बई हाई, गलत, बम्बई और मुंबई हाई, असम और उड़ीसा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो करेक्ट होगा, गुजरात और तमिलनाडु क्या है, कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 72 नंबर प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया है, मतलब किसके लीडरशिप में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इसके बारे में सभी जानते होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, भारत के पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कांस्य है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, तो मतलब ये कस्बा किस राज्य का भाग है, तो यह तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है। तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलंगाना का है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्यक्ष सदस्य में लौह तत्व मतलब आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो बंद गोभी, आंवला पालक में तो होता है, बंद गोभी में नहीं होता है। गुड़, आंवला, टमाटर में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब कि आंवला में भी, पालक में भी, गुड़ में भी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका
प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक क्या करती है, हमारी तुलना में मतलब मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ये है बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही होगा, बाज, चील और गिद्ध है, जिसके देखने की क्षमता जो होती है हमारे मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस की खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, मतलब 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख और असम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असम के लोग क्या करते हैं, अपने घर 3-3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के मजबूत खंभों से बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, किसके दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है? इसके लिए हम इंडियन मैप पर जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे मैप दिया हुआ है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे दिल्ली है। उसके बाद हमारा ये बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, और उसके बाद किसके बारे में बात किया गया है देख लेते हैं। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ पे है। तो दिल्ली के सापेक्ष जो हमारा बिहार है वो यहाँ पे है। बिहार क्या है, बिहार है हमारा दक्षिण और पूर्व, यानी पूर्व दक्षिण की दिशा में है बिहार। ठीक है, पूर्व दक्षिण की दिशा में। इसके अलावा जो हमारा गुजरात है वो क्या है, पश्चिम दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, पश्चिम दक्षिण की दिशा में, पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात के बारे में पहले पूछा है, गुजरात पहले हमारा क्या है, पश्चिम की दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम और बिहार बाद में है। तो अगर बिहार पहले पूछता तो ये पहले आता, तो ये वाला सही हो जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा थर्ड सही होगा, क्योंकि गुजरात के बारे में गांधीनगर के बारे में बात किया हो तो वो दक्षिण पश्चिम में है और ये दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए? यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया है वो कौन किया है, ग्रेगर जॉन मंडल, जिसे जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ईवीएस में हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, उसके बाद ट्रेवल है, उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू। तो हमारा क्या होता है, चीजें कैसे काम करती है, ये सब थीम है। प्राकृतिक संसाधन ये थीम भी नहीं है। तो हमारा क्या है, चीजें जो हम बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही सही हो जाएगा। यही हमारा 6 थीम में है। 6 थीम जो हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। 6 थीम जो होता है वो हमारा क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड होता है। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड। उसके बाद हमारा क्या होता है, फूड होता है, फूड। और उसके बाद होता है वाटर। उसके बाद हमारा होता है शेल्टर। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ट्रेवल, याद रखना है इसको, ट्रेवल। उसके बाद लास्ट में हमारा होता है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, वी मेक यानी जो चीजें हम बनाते हैं। तो यही हमारा लास्ट वाला था, यही वाला हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न कह रहा, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो हमारा उपाख्यान अभिलेख जो होता है उसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ये तो लिखते हैं। बच्चे की रुचियों, संबंधों आदि की पहचान करना, ये दोनों होता है। तो हमारा क्या नहीं होना होता है, तो ए और बी जो है हमारा नहीं होता है, यानी कि समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये दोनों नहीं रहता। तो हमारा ए और बी जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो नहीं रहता है, किसमें, उपाख्यान अभिलेख में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए
कैसी योजना बनाएंगे। ठीक है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करना, ये गलत हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, यही हमारा सही लग रहा है। अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए हमको क्या करना है, एक पाठ या 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। एक पाठ में क्या करना है, 2 या उससे अधिक विषय का जो क्षेत्र है उसको मिला देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। क्या की है, एक रूपरेखा दिया है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। पुनीत चाहता है कि पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी निम्नांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों को शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो इसका जो मेन लक्ष्य होगा वो क्या होगा, पाचन से संबंधित जो शिक्षार्थियों के विचार है उसको प्राप्त करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। जो हमारा रचनात्मक आकलन है उसके बारे में, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है उसके बारे में सही नहीं है। तो बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद और इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और सीखने की कोई भी रचनात्मक जानकारी आकलन में मदद कर सकती है, ये भी सही है। तो क्या नहीं होगा, जो गलत है वही सही है। तो गलत क्या है हमारा, सेकेंड है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये हमारा रचनात्मक जो आकलन है उसके संबंध में गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी जो गलत है वही सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 84 नंबर प्रश्न है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। वो क्या करना चाहती है, जो जेंडर बायस है या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको क्या करना चाहती है, संवेदनशील बनाना चाहती है उसके लिए बच्चे को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। सही बात है, क्योंकि ऑटो चालक हम बेसिकली समझते हैं या बच्चों को बताते हैं कि वो क्या चलाते हैं, जेंट्स चलाते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम किसी भी बच्चे की माँ को ऑटो चालक जो है उसको बुलाते हैं तो उससे क्या होगा, हम उसके प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। किसके प्रति, जो लैंगिक विषमता है या रूढ़िवादी छवि है उसके प्रति हम संवेदनशील बना सकते हैं। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये तो और खतरनाक हो जाए। विभिन्न प्रकार के कार्यों का फ्लैश कार्ड दिखाना है, केवल लड़कों को से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहना है। तो ये सभी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 में समयन नाम का कोई लड़का है, आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। किसी भी मुद्दे को हल करने का क्या हो सकता है, मतलब कोई समयन नाम का लड़का वो क्या करता है, अपना कक्षा का क्या हुआ कार्य पूरा नहीं करता, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। ये तो और भी ये हो जाएगा कि बच्चे तब तो और जैसे मन होगा वैसे करे। उसे कठिनाई का पता लगाना है, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो ये हमारा पॉजिटिव लग रहा है। किसी दूसरे बच्चे को इसकी कक्षा को पूरा करने में मदद करना है, माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें। तो हमारा सबसे जो बेस्ट होगा बच्चे के बारे में उसकी कठिनाइयों का पता लगाना है, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उनसे बात करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग क्या किया, निषिद्ध होना चाहिए, ये बता रही है। इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता और छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वो सबसे मेनली देखना चाहती है कि बच्चे इस मुद्दे पर किस किस तरह से अपना राय देना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करा रही है, वाद विवाद करा रही है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि हम इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण, जो अलग अलग दृष्टिकोण रखेंगे बच्चे, ठीक है, उसकी सराहना करने में मदद करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 29 आज का 29 मतलब 87 नंबर प्रश्न है। ठीक है, वो है स्थानों की सापेक्ष, ये ईवीएम में मानचित्र कौशल का क्या महत्व है। मतलब ईवीएस जो है उसमें मानचित्र कौशल क्या होता है।
बेसिकली ईवीएस में। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझ को विकसित करना, ये तो सही है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना गलत। पूर्वानुमान गणना के कौशल को विकसित करना, ये भी गलत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका जो पहला ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देख लेते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक, मतलब ईवीएस जो है उसकी एकीकृत प्रकृति सहायक है, मतलब उसको हम इंटीग्रेट जो कर ले वो किसके प्रति सहायक होगा, क्यों, किस तरह से सहायक होगा। दी गई सूचना और विवरणों को सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सतर्कता पूर्वक सीखने में। तो यही हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित उपागमों का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो हमारा जो सबसे बेस्ट होगा पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। क्या है, ब्रॉड डोमेन नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का क्या है, एक व्यापक संकेतक नहीं है। अवधारणा, मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। सहयोग भी होना चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार भी होना चाहिए और समानता के प्रति सरोकार भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, अवधारणा मानचित्र नहीं होना चाहिए। हम पहले से ही इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं कि ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा, ये पढ़ नहीं पाएगा, ये नहीं पाएगा। तो इस तरह का हमें नहीं करना है। क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको कोई कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण किए अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। ठीक है, अल-बरूनी क्या थे, तजाकिस्तान के रहने वाले थे। वो भारत आए थे, उन्होंने यहाँ पे नाला तालाब और उसका जो ये चबूतरा बनाया गया उन सब के बारे में उन्होंने खूबसूरती से लिखा है और भारत की संस्कृति की बारे में बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने लिखी है। कौन, अल-बरूनी। वो कहाँ के रहने वाले थे, तजाकिस्तान के रहने वाले थे। यह इतिहास स्रोतों की पहचान करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। देखते हैं, यह विद्यार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह सही हो जाएगा, लेकिन रोड कोडिंग करने में ये हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद सी जो है 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा, ये भी सही। और इस साथ ही इतिहास की साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करेगा। तो हमारा ए सी डी जो हो सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ईवीएस के। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।